Dear students and respected viewers, myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, गोपालगंज, एफिलेटेड जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं BA पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण प्रकरण नगरीकरण 1206 ईस्वी से 1550 ईस्वी के मध्य जो नगरीकरण की प्रवृत्ति विकसित हुई, जो नगर विकसित हुए, उसी के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हम देखते हैं कि सल्तनत का जो साम्राज्य या तुर्क अफगान साम्राज्य की स्थापना के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति देखने को मिलती है। भारत के इतिहास में वह एक जो परिवर्तन इतिहासकारों में, हालांकि इसके विषय में मतभेद है कि किस तरह का नगरीकरण का स्वरूप पहले से ही चला आ रहा था या नगरीय क्रांति का कोई स्वरूप विकसित हो गया, इसमें मतभेद है। लेकिन जो तथ्यों के आधार पे या जो जिस तथ्य को इरफान मोहम्मद हबीब ने स्थापित, जिसे कहा है कि शहरी क्रांति का विकास हुआ सल्तनत काल की स्थापना के साथ ही, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम कुछ तथ्यों को देखें तो हम देखते हैं कि जो 13वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य या जब मोहम्मद गोरी, सर्वप्रथम इस पर चर्चा कर लें कि मोहम्मद गोरी जब भारत पे आक्रमण करके और साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, तो उस समय भारत में नगरीकरण की क्या स्थिति थी। उस समय हम देखते हैं कि नगरों में ह्रास की प्रवृत्ति थी। नगरों का क्षरण हो रहा था। जो महत्वपूर्ण नगर थे उनके विकास में उन्नति नहीं देखने को मिल रही थी। इस समय सिक्कों का अभाव हम देखते हैं, उसमें सोने चांदी के सिक्कों का ज़्यादातर अभाव हमें दिखता है और विदेशी सिक्कों का भी अभाव दिखता है। इससे लगता है कि विदेशी व्यापार में भी पतन की अवस्था थी। फिर आंतरिक व्यापार में अगर एक क्षेत्र के सिक्के दूसरे क्षेत्र में पाए जाते तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता था कि आंतरिक व्यापार ही सुदृढ़ था, तो ऐसा भी नहीं था। जैसा कि पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य हमें मिलते हैं, उससे यही पता चलता है। लेकिन जैसे ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है तो पुरातात्विक साक्ष्यों पे तो उतना जो अध्ययन इत्यादि है वो नहीं हो सका है, लेकिन जो साहित्यिक साक्ष्य हैं या जो कुछ पुरातात्विक साक्ष्य जिसमें सिक्के, भवन, इमारत या व्यापार इत्यादि का या जनसंख्या का एक समूह जो रहता था एक जगह और उसके भोग विलास और आवश्यकताओं की वस्तु की पूर्ति होती थी, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है। और इस रूप में हम पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य दोनों के और सिक्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस समय नगरों का विकास देखने को मिलता है और समकालीन सभी इतिहासकारों ने नगरों की उन्नत व्यवस्था का वर्णन किया है। तो जो कुछ नगर थे जिसमें हम अगर कुछ नगरों की चर्चा करें तो उसमें मुल्तान, दिल्ली जो कि राजधानी नगर थी, फिर अनहिलवाड़ या खंभात हो या फिर कड़ा हो, लखनऊती जो बंगाल की राजधानी थी, या दौलताबाद इत्यादि नगरों का हम नाम ले सकते हैं। देखते हैं कि इस समय जो 13वीं शताब्दी है, इस समय जो लाहौर का शहर है उसका पतन की स्थिति है। फिर 14वीं शताब्दी में इसकी स्थिति पुनः सुदृढ़ हो जाती है। फिर अगर इब्न बतूता के वर्णन को देखें तो वह कहता है कि दिल्ली जो कि राजधानी दिल्ली से मोहम्मद बिन तुगलक ने परिवर्तित कर दिया था, 1330 इसमें वर्णन करता है। जब आया तो इब्न बतूता जब भारत आया तो उस समय का वह समकालीन आंखों देखा वर्णन करता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जब राजधानी परिवर्तित करके दौलताबाद लाया तो भी वह जो फारस के बहुत सारे जो पूर्वी इस्लामिक देश हैं उसके बहुत बड़े साम्राज्यों से भी बड़ा था दिल्ली। और तुलनात्मक अध्ययन के रूप में कहता है कि दौलताबाद की भी स्थिति दिल्ली से कम नहीं थी, जनसंख्या हो, उसका आकार हो या जो शहरी बसावट हो।
यहाँ एक चीज़ और स्पष्ट कर दिया जाए कि शहर वह परिक्षेत्र होता है जिसमें अधिकतर जनसंख्या गैर किसी कार्यों पर निर्भर होती है और जनसंख्या का आकार भी बृहद होता है। उसमें शिल्प कारीगर, कवि और संगीतकार, गीतकार या नाटककर्मी या अन्य बहुत सारे वर्गों का हम उस पर उल्लेख कर सकते हैं कि जो इस परिक्षेत्र में रहा करते थे। अब हम जब यह देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत काल में उत्तरोत्तर शहरों की स्थिति सुदृढ़ होती गई, तो क्या कारण थे कि शहरों का विकास प्रारंभ हो गया। हम जो पूर्व मध्यकाल में हम अगर देखते हैं तो उसमें तो शहरों की ह्रास की प्रवृत्ति दिखती थी, तो उसके भी कुछ कारण थे जिसमें राजनीतिक उथल पुथल, राजाओं का आपसी युद्ध और एक केंद्रीकृत साम्राज्य का न होना और सामंतों का जो उदय था भूमि अनुदान के रूप में, तो उसे एक व्यापारिक क्षति पहुंची थी। तो उसके कारण को हम पूर्व मध्यकाल में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो मध्यकाल है सल्तनत काल में, इसमें शहरीकरण के क्या कारण थे। तो प्रथम कारण तो यही था कि एक नए वर्ग जो इस्लाम वर्ग था वह भारत में आया और वह नए अपरिचित क्षेत्रों में एक संयुक्त जगहों पे वह निवास किया और उससे उन जगहों पे शहरों का विकास हुआ इस रूप में। फिर ये जो शासक वर्ग था इसके प्रशासनिक उसके क्षेत्र थे जिसमें इक्ताओं का, जैसे हांसी, कड़ा या अनहिलवाड़ा जो गुजरात की राजधानी थी उस समय, इन सब की चर्चा हम देखते हैं। तो इन सब का विकास प्रशासनिक राजधानी के रूप में हुआ था। प्रशासनिक राजधानी का मतलब यह है कि राज सत्ता चलाने के लिए जो प्रशासनिक जो इक्ता थे, इक्ते के इक्तादार के पास बहुत सारे सैनिक हुआ करते थे, बहुत सारे अधिकारी, जिसकी चर्चा हम लोग अभी हाल के ही दिनों में जो लेक्चर के माध्यम से, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हम लोग जो पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने प्रशासन की विस्तार से वर्णन किया। तो जो अधिकारी थे वह रहते थे, सैनिक रहते थे। तो सेनाओं के कारण अधिकारियों के आवश्यकता और उनके जो साथ साथ रहने वाले कर्मचारी, कारीगर, शिल्पकार या जो सेवक थे, इनके एक जगह के बसावट के कारण नगरों का निर्माण हुआ था। फिर हम देखते हैं कि जो शासक वर्ग था यह विलासिता के वस्तुओं का भी जमकर उपभोग किया, क्योंकि यह जो किसानों के अधिशेष को इसके पास पहुंच जाते थे कर इत्यादि के माध्यम से, तो यह एक उत्पादक वर्ग था और इसने कारीगरों को भी प्रश्रय दिया। इस तरह दोनों रूपों में, यानी कि शिल्पकारों और कारीगरों के पास भी धन का आगमन हुआ और जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ी। फिर सुल्तान है या प्रशासक वर्ग है, इसकी कर प्राप्त करता था, इसलिए इसके विलासिता की वस्तु की आवश्यकता थी, तो इस रूप में शहरों का निर्माण हुआ। फिर जो कच्चे माल हैं, रॉ मटेरियल के रूप में इन प्रशासनिक या जो नगर थे इनको कच्चे माल की आवश्यकता थी, भोजन के लिए अन्न की आवश्यकता थी। इन दोनों की पूर्ति जो किसान हैं, व्यापारी वर्ग हैं, वो कर रहे थे। इस रूप में शहरों का विकास हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि शिल्प का, कारीगरों का संकेंद्रण, यानी कि कारीगर एक जगह रहने लगे, फिर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापार शहरीकरण को बढ़ावा मिला होगा। फिर हम देखते हैं कि भू राजस्व के रूप में नगद वसूल करने के कारण भी एक प्रेरित व्यापार का भी विकास हुआ, जो कि नगद के रूप में कर चुकाने के लिए किसान अपने अधिशेष को बेचता था। इस रूप में भी नगरों का विकास देखने को मिलता है। फिर अगर हम देखते हैं कि सैनिक छावनियाँ जो निर्मित होती थी उसकी आवश्यकताओं को की पूर्ति के हेतु जो जनसंख्या का संकेंद्रण हुआ और वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ, उसके माध्यम से भी शहरों का विकास हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि शहरों का एक उन्नत जो स्वरूप सल्तनत काल में स्थापित हो गया। इसमें नई नई तकनीकियाँ, हालांकि तकनीकियों में बहुत सारा इतिहासकारों में एक मत नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि धुनिये के रूप में रुई धुनने वाला एक वर्ग आ जाता है। फिर साकी का भी माना जाता है कि इसी समय आया, हालांकि ये हमारी पुरानी रहट परंपरा का ही प्रतिरूप था। फिर जो कताई बुनाई में कई किस्मों का आगमन हो गया। फिर हम देखते हैं कि कागज़ का आविष्कार हो गया, मुद्रा का प्रसार हुआ, मुद्रा
प्रचुर मात्रा में सुल्तानों द्वारा ढाली गई और उसका प्रचलन बढ़ने से व्यापार का विकास हुआ, उससे नगरों का विकास हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि एक उन्नत क्रम दिल्ली सल्तनत के शासकों के समय स्थापित हो गया। अब हम कुछ और बातों को देखें कि जैसे इनके जो व्यापार का स्वरूप था, जो शिल्प और कारीगर थे, वह किन किन इनका विकास कैसे होते चला गया कि स्वयं राजाओं के भोजन और विलासिता की वस्तुओं की आवश्यकता थी, इनको रेशम के कपड़ों की आवश्यकता थी। या ये देखें कि जो तकनीकी इलाहे जैसे ईरान के कालीन का हो या कागज़ का हो या धुनिये का हो या कारखाना जो सुल्तान खोले अपने राज दरबार और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो इन सब के माध्यम से कारीगर और शिल्प का उन्नत तरीके से विकास हुआ और इनकी आर्थिक स्थिति सुधरी और ये लोग शहरीकरण के विकास में जो प्रारंभिक विकास था, शिल्प और कारीगरों का उत्थान हुआ, तो इन लोगों के माध्यम से हुआ। हम देखते हैं कि जो कच्चे माल भी जो आसपास के गांवों से या पड़ोसी राज्यों से, यानी कि आंतरिक व्यापार के रूप में भी जो माल आते थे और जो श्रमिक आते थे, श्रमिकों का भी बहाव जो प्रशासनिक केंद्र हैं, जो राजधानी केंद्र है, जो शहर बन गया था, उसके तरफ हुआ होगा और इस रूप में शिल्प और व्यापार का, शिल्पों का जो उत्पादन, कारीगरों की उन्नतशीलता में वृद्धि होगी, उसके कौशल में वृद्धि हुआ होगा। तो इस रूप में भी हम देखते हैं कि शहरों का विकास हुआ होगा। फिर अगर हम एक आंतरिक जो व्यापार का चरण है तो शिल्प का हो गया, फिर अगर हम आंतरिक व्यापार को देखें, अगर शहरी विकास के क्रम में दूसरा जो आंतरिक व्यापार किन तथ्यों पर आधारित था, तो जो आंतरिक व्यापार है वह आवश्यकता और विलासिता दोनों कारणों से था, क्योंकि सारे वस्तुओं या खाद्यान्नों का उत्पादन एक जगह नहीं हो सकता, जिसे अलग अलग जगहों से शहरी केंद्रों तक आना होता था। और इस रूप में हम देखते हैं कि आंतरिक व्यापार का विकास हुआ। और आंतरिक जो व्यापार है इसमें कच्चे माल की आवश्यकता, भोजन और विलासिता तीनों की जो आवश्यकताएं हैं ये जुड़ी हुई थी। और इस समय इस तरह के व्यापार के जो आंतरिक व्यापार का हम प्रचुर मात्रा में देखते हैं। और फिर अगर हम बाह्य व्यापार की बात करें, और इसमें आंतरिक व्यापार में ज़्यादातर अन्न और कच्चे संसाधन जो शिल्प और कारीगरों तक पहुंच जाए, इस तरह की ही विशेषता को हम देखते हैं। फिर बाह्य व्यापार में हम देखें कि स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से व्यापार होता था। जल मार्ग का जो व्यापार था वह बंगाल से लेकर और गुजरात से लेकर बंगाल तक, जो कि गुजरात, फिर मालाबार, कोरोमंडल के तट इत्यादि थे, और बहुत सारे बंदरगाह भी थे। इनके माध्यम से तटीय जो आंतरिक व्यापार हुआ और फिर विदेश व्यापार हुआ। और स्थलीय जो हमारे पड़ोसी देशों से स्थल की सीमा लगती थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुल्तान था और स्थलीय विदेशी व्यापार का एक सबसे बड़ा केंद्र के रूप में था मुल्तान। और इस मुल्तान से हम देखते हैं कि बहुत सारे वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, वो खाद्यान्न की वस्तु हो और या विलासिता की वस्तु हो। फिर हम देखते हैं कि गुजरात में जो भड़ौच है, खंभात है, ये जो तटीय बंदरगाह शहर थे, इससे यहाँ रंगीन कपड़े बना करते थे और ये रंगीन कपड़ों की मांग मलक्का में बहुत ज़्यादा थी, मलक्का में थी। तो हम देखते हैं कि यहाँ से निर्यात किया गया रंगीन कपड़ों का और आयात किया गया वहाँ से मसालों का, और यह जब तक पुर्तगाली नहीं आ गए तब तक इस तरह का व्यापारिक लेन देन चलता रहा। फिर हम देखते हैं कि फारस की खाड़ी और लाल सागर से भी ये जो गुजरात के बंदरगाह हैं, उन फारस की खाड़ी और लाल सागर से भी वहाँ से व्यापार हुआ होगा। फिर हम अगर यहाँ एक वर्णन देखें इटली के यात्री बार्थेमा का, तो वह कहता है कि खंभात बंदरगाह नगर था, यहाँ 300 जहाज़ों को देखा था जो यहाँ से खंभात से के बंदरगाह से विदेशों में माल से भरे हुए जहाज़ ले जा रहे थे। फिर वह 400 तुर्कियों को दीव में देखा था, इसका वर्णन करता है। फिर वह कहता है कि बंगाल से 50 जहाज़ों से जो हरमुज था, मालदीव था या अन्य जगहों पे विदेशों में सामानें भर भर के जाया करती थी। जो बंगाल इसमें जो महत्वपूर्ण बंदरगाह था, इससे चीन, मलक्का, सुदूर पूर्व के क्षेत्रों में व्यापार होता था और यहाँ से सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, शक्कर इत्यादि भर के हुरमुज या
चीन, मलक्का, सुदूर पूर्व के देशों में जाते थे। हम देखते हैं कि हुरमुज से हम लोग जो क्षेत्र था वहाँ से हम लोग नमक मंगाते थे, तो मालदीव से हमें समुद्री सीपें मिलती थी, जिसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इनका प्रयोग सिक्के इत्यादि के रूप में भी करने का हमें वर्णन मिलता है। फिर सिंध के दैवुल या दावुल जो बंदरगाह था, उससे भी फारस की खाड़ी से व्यापार होने का प्रमाण है और यहाँ से विशेष किस्म के कपड़े और दूध इत्यादि का निर्यात किया जाता था। इस प्रकार एक उन्नत शील कारीगर वर्ग का उत्थान, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार के कारण शहरों का निर्माण हम इस काल में वृहद रूप में देखते हैं। फिर अगर हम देखें कि जो विदेशी व्यापार था, उससे आयात निर्यात की क्या वस्तुएं थी। आंतरिक व्यापार में तो अन्य है, कुछ विलासिता की वस्तुएं का ज़्यादातर आयात और निर्यात किया जाता था, लेकिन विदेशी वस्तुओं में कुछ खास किस्म के वस्तु को देखते हैं, जैसे घोड़ा, क्योंकि घोड़े उत्तम किस्म के होते नहीं थे यहाँ पे, और फारस जो अरब है या मध्य एशिया के घोड़े यहाँ बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए यहाँ की जलवायु परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, तो यहाँ हम लोग यमन से या अदन से, हुरमुज से घोड़ों का क्या करते थे, आयात करते थे। और इन जगहों पे हम लोग द्वारा निर्यात की वस्तुएं थी, खाद्यान्न की वस्तुएं और कुछ विलासिता वस्तुएं, औषधि वस्तुएं, कुछ मसाले इत्यादि का हम लोग क्या करते थे, निर्यात करते थे। सूती वस्त्र, रेशम वस्त्र, दासों का व्यापार करते थे, तो कुछ गोमेर, पत्थर, कुछ औषधि वस्तुओं का निर्यात करते थे। हम देखते हैं कि नील का हम निर्यात करते थे ईरान को, तो दासों का निर्यात मध्य एशिया में करते थे, और जो फारस की खाड़ी के क्षेत्र हैं वहाँ हम लोग ज़्यादातर अनाज की मांग को पूरा करते थे, जो भारत के अनाज पे ही उस क्षेत्र के लोग निर्भर थे। इस प्रकार आयात और निर्यात की जो मदें हैं, वस्तुएं हैं, वो भी कुछ निश्चित प्रकार की थी। फिर हम एक व्यापारी वर्ग देखेंगे। व्यापार में भारतीय व्यापारी वर्ग बहुत नहीं लगा था। चेट्टी और कुछ वर्गों को जैसे हम अगर देखते हैं कि कारवानी या नायक वर्ग मिलता है व्यापार में, तो कारवानी या नायक वर्ग अनाज का व्यापार करता था। मुल्तानी व्यापारियों की बहुत प्रभुता देखते हैं कि ये लोग ब्याज इत्यादि देते थे और विदेशी व्यापार इन्हीं लोगों के अधीन था। फिर विदेशी व्यापार में अरबी जो व्यापारी थे उन लोगों का प्रभुत्व स्थापित था। भारतीय व्यापारियों की प्रभुत्वता यहाँ कमी देखने को मिलती है। फिर हमें दलालों की भूमिका भी देखने को मिलती है, क्योंकि जियाउद्दीन वर्नी इसका वृहद व्याख्या करता है। फिर शराब जो हुंडी, जिसे सुफ्ताजा, फारसी में सुफ्ताजा बोला जाता था, उसको हुंडी पत्र जारी करता था, क्योंकि कागज इत्यादि का आविष्कार हो चुका था, तो हुंडी जारी करता था। फिर अगर परिवहन के रूप में देखें तो बैलगाड़ी या पशु भी भारवाहन का कार्य करते थे, जिसका वर्णन निम्नवतुता करता है कि 3000 बैलगाड़ियों से 30,000 टन अनाज जाता था। फिर शमसी राजा फिर भी कहता है कि यह सस्ता भी था और बहुत ही अनुकूल था। फिर सरायों का निर्माण भी हम देखते हैं, और फिर जो समुद्रों से आंतरिक, जो तटीय प्रदेशों से आंतरिक व्यापार होता था वह जहाज़ों से होता रहा होगा, और विदेशी व्यापार भी जहाज़ों से होते रहे होंगे। इस तरह जो शहरों का विकास है, शिल्प कारीगर, नई उन्नत किस्मों तकनीकों के आगमन और आंतरिक बाह्य व्यापार, मुद्रा का विकास इत्यादि कारणों से, और दिल्ली सल्तनत की स्थिरता और सुल्तानों का इसमें सहभागिता के कारण नगरों का विकास हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा तो विशेष जो है, जो जल क्षेत्र में जो नाव से व्यापार करने की तकनीक है बहुत ही उन्नत नहीं की जा सकती है। इस तरह हमारा यह प्रकरण पूर्ण होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।